बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 248 के साथ हाजिर हूँ। ज़ूफेन सिस्टर चूचू को वहाँ पर बाय बोलने के बाद वहाँ से वापस की तरफ आ रहा होता है। ज़ूफेन चलता हुआ आ रहा होता है। ज़ूफेन कहता है पता नहीं इस लड़की के साथ मसला क्या है, ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियसली बिहेव कर रही है, अचानक से इसे हुआ क्या है। मुझे अभी तक इस लड़की की समझ नहीं आई और ऊपर से अब मुझे ज़ाओनिंग को भी हील करना है। ज़ाओनिंग को हील करने के लिए मुझे 9th लेवल की पिल चाहिए होगी, जहाँ पे 9th ग्रेड की जड़ी बूटियां चाहिए होंगी, लेकिन मुझे ये सारी जड़ी बूटियां मिलेंगी कहाँ पर। इसी वक्त ज़ूफेन को ग्रे किंग की आवाज आती है। वो उसे कहता है लड़के क्या तुम वाकई में उस लड़की को बचाना चाहते हो? अगर तुम उस लड़की को बचाना चाहते हो तो यहाँ से साउथ की तरफ 50 किलोमीटर चलते हुए आ जाओ, सिटी से दूर उस जंगल में, वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ज़ूफेन कहता है कौन है जहाँ पर? वो अपने आसपास देखता है तो उसे अपने आसपास कोई भी महसूस नहीं होता। ज़ूफेन कहता है ये जो भी है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, या तो ये वाकई में 50 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, यहाँ पे ये यहीं पर मेरे आसपास है, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा। पर ये बंदा जो भी है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि सिस्टर चूचू भी इसी की वजह से अजीब बिहेव बर्ताव कर रही थी। ज़ूफेन कहता है चलो छोड़ो, ज़ाओनिंग को बचाया जा सकता है तो फिर मुझे इससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 2 घंटे के बाद ज़ूफेन उस जंगल में पहुंच जाता है। ज़ूफेन चलता हुआ जा रहा होता है तो वो मास्टर से कहता है लड़के तुम तो वाकई में यहाँ पर चले आए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ग्रे किंग उसके सामने अपीयर होता है। ज़ूफेन उसे देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो रेडियंट स्टेज से भी अबव स्टेज पर होता है, वो इथेरियल स्टेज पर होता है, क्योंकि रेडियंट स्टेज से एक लेवल अप है। और यहीं पर हमें सारी स्टेजेस के बारे में बताया जाता है। प्रोफाउंड स्टेज के बाद रेडियंट स्टेज आती है और उसके बाद इथेरियल स्टेज आती है। इथेरियल स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिस पर पहुंचने के बाद कोई भी अपने शरीर के साथ अपनी आत्मा को अलग कर सकता है। अगर आपका शरीर मर भी जाता है तब भी आपकी आत्मा जिंदा रहती है। इस कॉन्टिनेंट के ऊपर मार्शल आर्ट्स की सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल की ट्रेनिंग है। इसको कल्टीवेट करने के बाद आप अपनी सोल को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। ज़ूफेन कहता है हांगपो किंग टियान अपनी रेडियंट स्टेज की पीक पर पहुंच चुका था, लेकिन चाहे वो अपनी पीक पर ही क्यों ना हो, इस तरह की इथेरियल स्टेज के मास्टर के सामने तो वो सिर्फ एक चींटी के बराबर है। ब्रेकिंग उसे कहता है ज़ूफेन तो तुम यहाँ पर आ गए हो, क्योंकि तुम यहाँ पर आ गए हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस पर बात करते हैं। ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और उसे कहता है पर तुम हो कौन, मुझे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताओ। ग्रे किंग उसे कहता है ओ सॉरी मैं तुम्हें अपने बारे में बताना भूल ही गया। तो ग्रे किंग उसे कहता है मैं डीमन स्कीमिंग सेक्टर का सेक्टर लीडर हूँ, मेरा नाम जी वूजी है। ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और कहता है मुझे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के बारे में पता है, तो यहाँ पर एम्परर्स के तीनों गार्डियन सेक्टर्स में से एक है। ज़ूफेन सोच रहा होता है इनका सेक्टर तो एक गार्डियन सेक्टर है कि टियानजू लैंड को बाहर के खतरों से बचाता है, लेकिन ये बंदा यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पर एम्परर के इंटरनल अफेयर्स की वजह से मेरे से बात करने के लिए आया है? ज़ूफेन उसे कहता है जी वूजी तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मिस्टर जी वूजी उसे कहती है मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुम चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए बल्कि तुम मुझे चाहिए। अब तो बस हमें यहाँ पर तुम्हारी कीमत को सेट करना है। अब जल्दी से बताओ तुम्हारी कीमत क्या है, आखिर तुम अपने आप को मुझे सौंपने का क्या लोगे? ज़ूफेन सोच रहा होता है आखिर ये बंदा यहाँ पर मुझे लेने के लिए क्यों आया है, आखिर इसको मेरे बारे में क्या पता है? तो जी वूजी उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था, आज से पहले तो बिल्कुल भी नहीं पता था। असल में मैं तो यहाँ पर इस कंपटीशन में हांगपो किंग टियान को लेने के लिए आया था, मेरी नजर हांगपो किंग टियान पर थी, लेकिन वहाँ पर तुमने खुद ही अपने आप को मेरे सामने साबित किया, तुमने वहाँ पर उस फाइट को जीता और लास्ट पर जिंदा बचे। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि तुम दोनों की फाइट में से जो भी जिंदा बचेगा वो मेरा होगा। मास्टर I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. तरह है। मैं वहाँ पर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। जब तो तुमने वहाँ पर चारों यंग मास्टर को बहुत ही बेदर्दी के साथ मार दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में अभी भी उस लड़की के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और ये बात बहुत ज्यादा बुरी है। एक डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए इससे बुरी बात नहीं हो सकती। वो किसी के लिए इमोशंस रखता है, क्योंकि ये एक डिमोनिक कल्टीवेटर की सबसे बड़ी कमजोरी है। यही इमोशंस तुम्हें किसी दिन मरवा डालेंगे। 3 साल के बाद जब मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ, तब मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर इस तरह का कोई भी इमोशन नहीं चाहिए। अगर तुम ये इमोशंस अपने साथ रखोगे तो मैं उसी वक्त तुम्हें वहीं पर मार डालूंगा। ज़ू फेन उसे कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, बस मेरे ऊपर ये वाला एक बार एहसान कर दो। ये पहली और आखिरी बार होगा। लड़की की जान बचाने के बाद दोबारा उसको कभी नहीं देखूंगा। तो मास्टर ज़ीवूज़ी अपने पास से एक 9th ग्रेड की पिल निकालते हैं और उसे ज़ू फेन की तरफ फेंक देते हैं। ज़ू फेन उस पिल को देखते ही कहता है, ये तो एक 9th ग्रेड की पिल है, सोल रिटर्निंग पिल। ज़ीवूज़ी उसे कहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि तुमने इस पिल को देखते ही पहचान लिया, इसी वजह से तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इस पिल की मदद से तुम उस लड़की की सोल को उसकी बॉडी में दोबारा से डाल सकते हो। साथ ही ये उसके माइंड को प्रोटेक्ट करेगी जब उसकी सोल वापस से उसकी बॉडी के साथ जुड़ रही होगी। ये पिल बहुत ज्यादा प्रेशियस है, मेरे पास सिर्फ एक ही पिल है, इसलिए तुम इसे बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना। अब जबकि मैंने इस इकलौती पिल को तुम्हें दे दिया है, तो इसका मतलब मैंने तुम्हारी कीमत अदा कर दी है। अब 3 साल के बाद तुम्हें चुपचाप मेरे साथ चलना होगा। तो ज़ू फेन उसकी बात सुनने के बाद कहता है, ठीक है। फिर वो मास्टर वहाँ से चला जाता है। ज़ू फेन वहाँ से सीधा वापस आता है। वो भागता हुआ आता है, किंग चैंग से कहता है, किंग चैंग उसे कहती है, तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? लगता है कि तुम्हें कोई मेडिसिन मिल गई है ज़ाओनिंग को बचाने के लिए। ज़ू फेन उसे कहता है, लगता है कि तुम्हें ज़ीवूज़ी के बारे में पहले से पता था कि वो मेरे पास आएगा मुझसे टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करने के लिए। मिस्टर चूचू से कहती है, ज़ीवूज़ी कौन है? मुझे इस बारे में नहीं पता। ज़ू फेन उसके एक्सप्रेशंस देखकर कहता है, ये लड़की यहाँ पर सच बोल रही है। ज़ू फेन कहता है, ज़ीवूज़ी एक डीमन स्कीमिंग सेक्टर का लीडर है। वाकई में तुम उसे नहीं जानती। अगर तुम उसको नहीं जानती तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि ज़ाओनिंग को बचाया जा सकता है? मुझे लगता है कि इसके पास जो बीड है वो भी उसी मास्टर ने तुम्हें दिया होगा। सिस्टर चूचू से कहती है, मुझे इस बंदे के बारे में नहीं पता, पर उसने मुझे ये तरीका बताया था कि किस तरह हम लोग ज़ाओनिंग की जान बचा सकते हैं। इसके अलावा मैंने उसका नाम नहीं पूछा, हाँ ही उसने अपना नाम मुझे बताया। ऐसे भी तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? ज़ाओनिंग की जान बचाई जा चुकी है, यही हमारे लिए सबसे बेहतर है। हमें उसका नाम जानने में क्या दिलचस्पी है? ज़ू फेन उसे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम लोग यहाँ पर ज़ाओनिंग की जान बचा सकते हैं, इसके बदले में अगर मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी को ही सेल क्यों ना करना पड़े, जिस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बॉडी को भी बेचने को तैयार हूँ। ज़ू फेन आगे बढ़ता है और ज़ाओनिंग के मुंह में उस पिल को डाल देता है। साथ ही वो लाइफ एसेंस को भी निकालता है ताकि वो उसकी बॉडी के साथ दोबारा से रिकनेक्ट हो सके। फेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, तुम जल्दी से किसी को भेजो कि ज़ाओनिंग के घर वालों को बुलाया जा सके। जागने के बाद ये अपने घर वालों को देखना चाहेगी क्योंकि ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर जागने वाली है। सिस्टर चूचू से कहती है, ठीक है, मैं किसी को भेजती हूँ ताकि इसकी फैमिली वालों को बुलाया जा सके। और साथ ही सिस्टर चूचू रोते रोते वहाँ से बाहर निकल आती है। बड़ी देर के बाद ज़ाओनिंग के दोनों भाई, उसके डैड और साथ में ज़ीटियान भी होते हैं, वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और ज़ाओनिंग को होश में देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि ज़ू फेन पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो भी काफी खुश है। उसी वक्त ज़ाओनिंग के ग्रैंडपा वहाँ पर आते हैं और वो ज़ू फेन से कहते हैं, ज़ू फेन मेरे पास आओ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ज़ू फेन भी उनकी बात सुनने के बाद हैरान होता है कि ग्रैंडपा को यहाँ पर मुझसे क्या बात करनी है। तो ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि ज़ू फेन के साथ ग्रैंडपा कौन सी बात करने वाले हैं। शायद यहाँ पर कोई बहुत ही स्पेशल बात करें। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 248 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।